वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बढ़िया होंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए जो है कुछ टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस किया था। अब उसके आगे जो रिमेनिंग 2 पॉइंट है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और यहीं पर अपने चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। बहुत आसान है, आई होप तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा उसके जस्ट पहले रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीजें जो हमने इससे पहले पढ़ी थी वो क्या अभी हमारे पास नॉलेज में है या नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था अपना दो फंक्शनल फोरमैनशिप में पढ़ा था, जहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन हर फील्ड में बेटर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया था कि भैया अपने प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट रहेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउ टू वर्क शुड बी स्टार्ट, एंड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेंगे वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि भाई साहब जो प्लानिंग ने टाइम दिया है, जो प्लानिंग ने कॉस्ट अरेंज की है, क्या मैं उस एरिया को लेकर विद इन अ गिवन टाइम में मैं वो काम कर सकता हूं कि नहीं। दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, बेसिकली यहां पर मैटर आता है इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि कीप द इफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, पहला हमने पढ़ लिया था, दूसरा फिर आते थे सिंप्लीफिकेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन। जहां पर सिंप्लीफिकेशन में आपने एक सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में आपने सेट किया था कि भैया जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपने एक सेट कर दिया, आपकी साइज का एक स्टैंडर्ड होगा, आपकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड होगी, आपके डिजाइन का एक स्टैंडर्ड होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी आपकी मशीनरी को आपको ऑपरेट करने की, यानी आपके जो प्रोडक्ट होंगे उसको ऑपरेट करने की कोई जिम्मेदारी या कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी, बहुत ही सिंपल रहेगा। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा गया था। 2 स्टडी और पढ़ी हुई है, डिफरेंशियल वेरिएबल सिस्टम एंड द वर्क स्टडी मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क स्टडी मेथड से। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्क स्टडी टेक्निक, या जिसको वर्क स्टडी मेथड। अच्छा, इस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या बात कही गई है? बहुत सिंपल कही है, ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। वर्क स्टडी में कहा गया है कि भैया आप कोई एक ऐसा मेथड यूज करिए जहां पर आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिले। दैट मीन्स कि यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम पॉसिबल एफर्ट, यानी आप अपने मैक्सिमम आउटपुट से कैसे मैक्सिमम आउटपुट को आप निकाल सकते हैं विद द मिनिमम पॉसिबल एफर्ट्स। वही चीज यहां पे कहा गया है वर्क स्टडी मेथड में, मैक्सिमम आउटपुट यानी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट विद द मिनिमम पॉसिबल एफर्ट, यानी आपका जो मैक्सिमम एफर्ट होगा, यानी हम अपने मिनिमम एफर्ट से अपने हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। यूज द एज पॉसिबल एज लो रिसोर्सेस एंड गेट द मैक्सिमम आउटपुट, या फिर आप कर सकते हैं यूज द बेटर काइंड ऑफ रिसोर्सेस, यूज बेटर रिसोर्सेस ऑफ द यूज। ठीक है, यानी रिसोर्सेस का एक बेहतर यूज होना चाहिए। ठीक है, क्या स्टडी मेथड बताया है? पहला बताया है मेथड स्टडी, यानी मेथड स्टडी में बताया गया है कि यू हैव टू कंसीडर बेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन, यानी जो आप एक ऐसा मेथड यूज करिए जो आपके प्रोडक्शन के लिए बेस्ट हो। यानी बेस्ट कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है? जिसमें आपकी लेबर कॉस्ट कम आए, मिनिमम लेबर कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल के आए, फुल यूज ऑफ द रिसोर्सेस का फुल यूज हो सके। यानी आप यू शुड एक्सेप्ट द दोस टाइप ऑफ मेथड विच गिव द मैक्सिमम आउटपुट, विच गिव द रिड्यूस द लोअर लेबर कॉस्ट एंड गेट द स्टैंडर्डाइजेशन इन योर प्रोडक्शन। दूसरा है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन स्टडी का मतलब है कि आपके लिए जो अननेसेसरी वर्क है, आपके जो अननेसेसरी मूवमेंट है, जिसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटा दीजिए। सपोज दैट कि मेरी एक शटर है, मेरी एक दुकान है, ठीक है, मैं शटर ओपन करता हूं और शटर के सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है या बड़ा सा एक स्टूल रखता है, हम उसको उठाकर बाहर रखते हैं।
बाहर रखते हैं और उस स्टूल का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, ना उस पर कोई बैठ रहा है, ना उसका कोई यूज हो पा रहा है। फिर दुकान बंद हो रही है तो मैं उसको फिर से काउंटर पे रख रहा हूं और शटर डाउन कर दे रहा हूं। फिर दूसरे दिन मैं शटर अपनी ओपन कर रहा हूं, फिर से उस स्टूल को बाहर निकाल रहा हूं। यानी क्या उस स्टूल का कोई आउटपुट निकल रहा है? क्या उस स्टूल पर कोई बैठ रहा है, या वो स्टूल आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है? तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज है जो आपके लिए आउटपुट प्रोवाइड नहीं करती है, उसको रिमूव कर दीजिए। सेम चीज यहां कहा गया है, रिमूव unnecessary work, those type of work given not output it should be removed। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसका कोई भी आउटपुट निकल नहीं रहा है, सिर्फ आपकी एफर्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर ऐसे काम को आप रिमूव कर दीजिए। बहुत सिंपल रखिएगा, रिमूव अननेसेसरी वर्क विच नॉट गिव द आउटपुट शुड बी रिमूव्ड। यानी ऐसा वर्क जो आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो आपके लिए आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, यू शुड बी रिमूव देम। क्लियर? दूसरा है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट शुड बी डिसाइडेड हाउ मेनी टाइम रिलेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर वर्क। यानी कितना टाइम आपको किस वर्क के लिए लगना चाहिए वो डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि नहीं मेरा लॉगिन आवर 8 आवर्स का होना चाहिए, तो वो शुड भी डिसाइड होना चाहिए। यानी जैसे आपने किसी को कंप्यूटर का काम दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो आपने काम दिया है ये मैक्सिमम कितने टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसकी जानकारी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को होनी चाहिए ताकि ही गिव द फुल एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द वर्क। लास्ट में देखते हैं फटीग स्टडी। इससे सबसे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये आपका बेसिकली रिलेटेड फ्रॉम द टाइम इंटरवल, यानी ये आपके लिए इंटरवल से रिलेटेड होता है। यानी काम के बीच में कितना गैप देना चाहिए। 3 चीजें आती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यानी कितने, कोई भी अगर आपका काम है तो उस काम के बीच में कितनी बार आपको उसमें रेस्ट देना चाहिए वर्करों को। दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, यानी जो आप रेस्ट दे रहे हैं वर्करों को उसकी टाइमिंग क्या होगी। यहां पर तो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया अगर कोई ये काम है तो हर 3 घंटे बाद आपको रेस्ट मिलेगा। आपने एक डिसाइड किया है कि 3 घंटे के बाद आपको रेस्ट मिलना है। अब वो रेस्ट कितनी देर का होगा, 5 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, 25 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा। इट शुड बी डिसाइडेड इन द फटीग स्टडी। थर्ड है आपका नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी आपको इन अ डे उस काम के लिए कितने इंटरवल देने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीनों में डिफरेंस देगा। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब हो जाएगा गैप बिटवीन इंटरवल, इंटरवल के बीच में कितना गैप होना चाहिए। यानी एक बार हमने इंटरवल ले लिया है तो फिर दूसरा इंटरवल कब ले सकते हैं। दूसरा है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द लेसन, टाइम ऑफ इंटरवल। एक इंटरवल कितने टाइम का होगा, आधे घंटे का होगा, 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, 25 मिनट का होगा, रादर देन नहीं भी होगा। ये डिसाइड कौन करेगा, कौन सी स्टडी होगी, फटीग स्टडी की होगी। और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना इंटरवल के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी का गैप होता है। 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे, कितना गैप होना चाहिए। एक गैप कितनी टाइम का होना चाहिए और एक दिन में कितना इंटरवल आप ले सकते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। वर्क स्टडी, मैक्सिमम आउटपुट निकालिए आप इससे। मेथड स्टडी, वन यू हैव टू चूज द वन बेस्ट मेथड फॉर योर प्रोडक्शन बिकॉज इट्स एफेक्ट टू योर इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। मोशन स्टडी, remove those type of work which give not the output should be removed. Time study, best time for every product यानी choose the time for the every project. Fatigue study, it is basically belong from the
रेस्ट इंटरवल। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम आपका फोर्थ है। तीनों पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तीनों पॉइंट आपकी जो टेक्निक है वो आपने पढ़ लिया है। फंक्शनल फोरमैनशिप सेकंड आपका था, फंक्शनल फोरमैनशिप प्रोडक्शन एंड द प्लानिंग डिपार्टमेंट आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ चुके हैं। थर्ड आपका था वर्क स्टडी एंड फोर्थ आपका डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। तो डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू द टेलर शुड बी एडवाइज टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द मैनेजर, यू हैव टू डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंट लेबर एंड द इनएफिशिएंट लेबर। यानी उन्होंने एक आपको सजेशन दिया या फिर टेलर शुड बी इंसिस्ट, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि आपके जो इफिशिएंट लेबर हैं और जो आपके इनएफिशिएंट लेबर हैं उनके बीच में आप डिफरेंस करना सीखिए, उनको उनके अकॉर्डिंग वेजेस दीजिए। मतलब जो उनको आप रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, उनको जो आप वेजेस दे रहे हैं वो उनके काम के अकॉर्डिंग दीजिए। कितनी यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस की है, कितना आउटपुट निकाला है, आप उसको प्रोड्यूस की उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस प्रोवाइड करिए। ये नहीं कि 8 घंटा वो टाइम बिता रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग यू शुड नॉट गिव द रेम्यूनरेशन टू द वर्कर। टाइम के अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन मत दीजिए, यू शुड पे द रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग देयर वर्क, उनके वर्क के अकॉर्डिंग दीजिए। सपोज दैट मैं भी 8 घंटा अगर ऑर्गेनाइजेशन में हूं और मेरे बगल कोई है, मेरे साथ में मेरा कलीग है, वो भी 8 घंटे का है, 8 घंटे वो भी रहता है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, बट आई प्रोड्यूस 300 unit in a day in 8 hours and he produce only 150 unit and we get the same remuneration. What is the my mental condition? मेरी mental condition क्या होगी यार, क्या फर्क पड़ता है फिर उसमें और मुझ में? 300 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, 200 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 150 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाई आई एफर्ट मेक मोर? मैं अपना एफर्ट ज्यादा क्यों लगाऊं? मैं भी 200 यूनिट प्रोड्यूस करके अपने आराम करूं, या मैं भी पूरे दिन में सिर्फ 200 यूनिट या 150 यूनिट ही प्रोड्यूस करें, मुझे सैलरी उतनी मिलनी है। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि जहां उसको पर डे मोर यूनिट का प्रोडक्शन होता, अब वहां पर उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, यानी आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। सेम चीजें यहां बताई गई हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट लेबर, यानी आपके इफिशिएंट लेबर और इनएफिशिएंट लेबर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको डिफरेंस करना सीखिए। वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय देयर, ठीक है। जो आप उनको रेम्यूनरेशन पेड कीजिए वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग पेड कीजिए, ना कि उनके आप प्रोवाइड कराइए कि कितना टाइम उन्होंने बिताया है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, वेजेस जो होना चाहिए वो उनके काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट टाइम स्पेंट अकॉर्डिंगली। टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। 8 घंटे मैं प्रोड्यूस किया है तो 8 घंटे उन्होंने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग वेजेस नहीं डिसाइड होना चाहिए। वेजेस शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। समझ लीजिए, जैसे ए है और बी है, क्लियर हो गया? ये 10 दिन या ये 8 घंटे के वर्क में, 8 आवर्स में ये प्रोड्यूस करते हैं 20 यूनिट, क्लियर? और ये 8 आवर्स में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 यूनिट। दोनों कंपनी कितना पैसा दे रही है? इनको भी 500 रुपए दे रही है और इनको भी 500 रुपए दे रही है, क्लियर हो गया? यानी कंपनी का खर्चा कितना हो रहा है? 1000। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर दिस स्टडी, इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर ये 8 घंटा बिता रहे हैं, ये भी 8 घंटा बिता रहे हैं, ये 20 यूनिट बना रहे हैं और ये 10 यूनिट बना रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 यूनिट पे आप डिसाइड कर दीजिए कि भैया ऐसे ही है, 1 यूनिट पे हम आपको 25 रुपए देंगे, तो जितनी यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा उसे 25 देंगे, तो इनको मिलेगा 500
और इनको मिलेगा 250। कंपनी का क्या फायदा हो गया? कंपनी को जहां 1000 रुपए पे करने पड़ रहे थे 30 यूनिट के लिए, अब कंपनी को कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? 750 यूनिट। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे ये होगा, ये मोटिवेट होंगे, यानी ये जो आपके एफिशिएंट लेबर हैं ये भी मोटिवेट होंगे। ये कैसे मोटिवेट हो जाएंगे? यार मैं ज्यादा काम करूंगा, मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं 20 की जगह मैं 30 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा और घर ले जाकर मैं 750 रुपए घर में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो ये मोटिवेशन होगा। फायदा किसका हो रहा है? फायदा अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है और साथ साथ इनका भी हो रहा है। अच्छा, इनके माइंड में अब ये भी नहीं रहेगा, इनके माइंड में अब ये डिमोटिव नहीं होंगे। ठीक है, ये मोटिवेट होंगे। अगर इनका टाइम के अकॉर्डिंग दिया था, इनको भी टाइम के अकॉर्डिंग पैसा दिया था, इनको भी टाइम के अकॉर्डिंग हम पैसा देते, तो जाहिर सी बात है ये जो है वो डिमोटिवेट होते। यार मैं अपना एफर्ट क्यों पुट करूं, जब मुझे टाइम उतना ही मिलना है, मुझे उतनी ही सैलरी मिलनी है जितना डिसाइडेड है, तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? अरे ये क्या होंगे? जो भी है, जो आपके इनएफिशिएंट लेबर है, ये भी मोटिवेट होंगे, लेकिन ये निगेटिव मोटिवेट होंगे। निगेटिव मोटिव मतलब कि काश मैंने भी ज्यादा किया होता तो मुझे भी पैसा ज्यादा मिलता। सिंपल सी बात है, अगर ये भी निगेटिव मोटिवेट होंगे कि यार मैं भी ज्यादा काम करूंगा तो मुझे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। और यही होता है आपका डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। अगर केस स्टडी में पूछा जाता है कि मैनेजर शुड बी पेड द रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग द प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन दे रहा है, तो कौन सा मेथड आ जाएगा आपका वहां पर? डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। और ये टेलर इंसिस्ट करते हैं कि यू हैव टू या यू शुड प्रोवाइड रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डन, नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग मत दिवाए। आप कंपनी में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप उनका वेजेस मत दीजिए। आप कंपनी में कितना आउटपुट दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, उनको रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराइए। सीधी सी बात है, ये चारों आपकी टेक्निक हो गई है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब हो जाएगा प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 लोगों को बांट दीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फील्ड। सेकेंड आपका था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए अपने प्रोडक्ट के लिए कि इससे नीचे नहीं आएंगे, और प्रोडक्ट को बहुत सिंपल रखिए, यानी उसको ऑपरेट करने में जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज प्रोवाइड ना हो। थर्ड आपका होता है वर्क स्टडी, यानी आप काम करने के लिए जो सबसे अच्छा मेथड होता है उसे आप चूज कर लीजिए। एंड लास्ट में डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, यानी रेम्युनरेशन प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, नॉट अकॉर्डिंग टू द time spent in the organization. So I humble request to you, make notes, and I am request to all of you, please stay home and stay safe. हम साथ रहेंगे तो जल्द से जल्द इससे हम बाहर निकल आएंगे। और आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वो मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका सिलेबस, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी सारी कुछ क्लियर होंगी। आप नोट्स बना लीजिए, जहां पर भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।